फटाफट खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र में इस समय आधार कार्ड में संशोधन को लेकर पूरा गहमी गहमा दिख रही है। आलम यह है कि लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन किए ही कतारों में खड़ा होकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो इलाकाई पुलिस पेड़ की छांव में गाड़ी खड़ी कर इन नज़ारों का आनंद उठा रही है। आपको बता दें कि जहाँ दिन भर में 85 फार्म भरे जा रहे हैं तो वहीं लाइनों सैकड़ों की देखने को मिल रही है। लोग सुबह से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शाम तक खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। लंबी लाइनें लगने की वजह से मेन सड़क पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये बताना जरूरी नहीं है कि आजमगढ़ की जहानागंज में आधार संशोधन के नाम पर कोविड-19 के नियमों का कितना उल्लंघन किया जा रहा है। किस लिए खड़ी हैं यहाँ पे? सर संशोधन करवाना है। संशोधन करवाना है आधार कार्ड के लिए संशोधन के लिए। कब से खड़ी हैं? सर 8 बजे 8 बजे से। ये पता है कितना बनना है कितना नहीं बनना है? क्या मतलब? जैसे पता है कि आज बन जाएगा? नहीं सर। आपका क्या नाम है? नम्रता सर। क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? आधार कार्ड संशोधन के लिए। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण प्रदेश में रीओपन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ में राजस्व ग्राम खेवसीपुर तहसील मेहनगर और राजस्व ग्राम खानपुर तहसील निजामाबाद में कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कुछ व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के यादव बस्ती राजस्व ग्राम खेवसीपुर तहसील मेहनगर व अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम खानपुर तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। तीन महीने से वेतन न मिलने से आक्रोशित आजमगढ़ नगर पालिका परिषद में संविदा का सफाई कर्मी ने आज नगर पालिका में जमकर हंगामा किया। उनके हाथों में झाड़ू और फावड़े देखने को मिले, जिससे नगर में सफाई का काम अवरुद्ध हो गया और जगह जगह कूड़ों का अंबार देखने को मिल रहा है। यह हंगामा कर रहे सफाई कर्मी नगर पालिका परिषद में ठेके पर कार्य करते हैं। इन पर कर्मचारियों का 3 महीने से वेतन न मिलने से काफ़ी परेशान है, जिससे उनकी जीवन यापन के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी हो रही है और परिवार व बच्चों को 2 जून की रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों की मांग है कि जब तक हम लोगों को वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी ईओ नगर पालिका परिषद और ठेकेदार की होगी। क्या कुछ कहा उषा देवी संविदा सफाई कर्मी ने, आपको सुनवाते हैं। हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि ठेकेदार तो आज तक हमारे बीच आए नहीं। हमको देख रेख में दुबे लक्ष्मी देखते हैं, रखते हैं विजय दुबे, तनख्वाह देते हैं वही, निकालते हैं वही, जमा करते हैं वही। हम लोग उन्हीं को ठेकेदार जानते हैं। आज 2 महीना हो गया, पूरा 3रा महीना लग गया, आज 5 तारीख हो गया। अब तक हम लोगों को वेतन नहीं मिला 2 महीना से। हम लोग गरीब आदमी खाने बिना मर रहा है। कोई किराए के क्वार्टर पे है, वो घर से निकाला जा रहा है, मकान मालिक निकाल रहा है उसको घर से, भाड़ा नहीं पा रहा है। ये लोग हैं हम लोग। बाकी EPF का पैसा जो है हमारा बढ़ा हुआ पैसा है, ईओ साहब का है, शासी अधिकारी के हम देंगे। अब तक वो EPF बना के हम तनख्वाह बढ़ा है तुम्हारा देंगे, वो अब तक नहीं दिए। 5-6 महीना हो गए बढ़ा हुआ पैसा। 2019 के लगा हुआ है, अब तक नहीं दिए। वेतन बढ़ा दिए लेकिन वो बढ़ा हुआ पैसा नहीं दिए अब तक। मांगने जाते हैं उनसे तो वो कहते हैं ठेकेदार से मांगो, और जब ठेकेदार से कहते हैं तो ठेकेदार साहब कहते हैं कि ईओ साहब से कहो। ये लोग ऐसी चिमक हुई, हम रोके हैं हमारा पैसा। इनके दुविधा में पड़ी हैं आप लोग, कैसे काम करेंगे आप लोग? हम लोग काम नहीं करेंगे, ऐसे काम बंद रहेगा 2 बजे से। अच्छा। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब से 2 बजे से आज काम बंद है। सुबह में हम लोग काम किए हैं, उनको बुलाए हैं कि हम लोग का समस्या आप सुनिए। हम लोगों को बीच आई, हम लोगों को बीच नहीं आया ना, हम लोगों को समस्या सुने। तो हम लोग आज 2 बजे से हड़ताल पर जा रहे हैं। हम लोग काम नहीं करेंगे कल से, काम एकदम 2 बजे से है बंद है। यूपी के महाराजगंज जिला के कोठीभार थाना क्षेत्र के गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि बगल के गांव में रहने वाला सतीश नाम का युवक किशोरी से प्रेम करती थी और आज उसी के बुलाने पर लड़की मिलने गई थी। इसके बाद नाबालिग लड़की को उसके प्रेमी सहित 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब शाम को पीड़िता ने आप बीती घर पर बताया तब जाकर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी। वही गैंगरेप की घटना की सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रेणु गुप्ता का कहना है कि अभी हाथरस में एक बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, तब तक बलरामपुर में हो गया और अब महाराजगंज में। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न की आवाज़ हमेशा कांग्रेस उठाती रहेगी और पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेगी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि गैंगरेप के मामले में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी सभी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है। यहाँ पे सबिया गांव में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है। अभी एक बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई, तब तक बलरामपुर में हो गया, तब तक महाराजगंज जिले जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। इस तरह से वारदातें बढ़ती जा रही हैं और पूरे यूपी को इन लोग योगी और मोदी ने मिल करके पूरे यूपी और पूरे देश को जंगल राज बना दिया। सबसे ज़्यादा रेप केसेज हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आखिर अब क्या कर रहे हैं? अगर आपसे कुर्सी संभलती नहीं है तो छोड़ दीजिए। बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? जो आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो बेटी सताओ और बेटी मिटाओ में तब्दील हो गया है। मैं जानना चाहती हूँ अपने इस बीजेपी के सरकार से कि आखिर अब क्या कर रहे हैं? लड़कियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी? क्या करेंगे? क्या इसी तरह से होता रहेगा? पुलिस प्रशासन लगातार लापरवाही बरतती जा रही है। अगर इन अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई तत्काल होता तो इस तरह से करप्शन बढ़ता नहीं और बेटियां सुरक्षित होती, इस तरह से रेप केस नहीं बढ़ते। राय दिन लूट, बलात्कार और हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या हो रहा है इस देश में? पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज्य में तब्दील हो गया है। अच्छा, योगी जी ने एक बयान जारी किया है, कह रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रही है। हम लोग बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पार्टी शुरू से लेके अब तक खड़ी है और हमेशा हम खड़े रहेंगे। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति, मैं एक महिला हूँ, मैं एक बेटी हूँ और देश की हर बेटी आवाज़ उठाएगी पीड़ित परिवार के लिए। और किसी भी बेटी के साथ इस तरह से होता है तो हम देश की आधी आबादी है, हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? रेणु गुप्ता, महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, जिला महाराजगंज। है इसमें कितनी सत्यता है और क्या मामले हैं इसमें? थाना तुलसीबाग क्षेत्र में एक गांव में 16 वर्ष की लड़की है। उसका गांव के ही एक लड़के से प्रेम संबंध था। आज 11 बजे दिन में लड़के ने फ़ोन करके लड़की को बुलाया और उसके बाद जब लड़की 5 बजे वापस आई गांव में तो उसने बताया कि उस लड़के ने और उसके साथ 3 और लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो मुख्य लड़का था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें 3 और नाम बताए गए हैं। उनको अरेस्ट करने के लिए हमने 2 टीमें भेजी हैं। लड़की को मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उसके मेडिकल आदि की कार्रवाई की जाएगी। हाथरस की घटना को लेकर जिले में कई दिनों से आक्रोश देखा जा रहा है और इसको लेकर सामाजिक संगठन व राजनीतिक दल आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर रोजाना धरना प्रदर्शन व कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसको लेकर जीयनपुर के प्रबुद्ध लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। कैंडल मार्च में शामिल लोग मनीषा वाल्मीकि के रेप पर कर हत्या किए जाने के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। जीयनपुर क्षेत्र में यूपी के हाथरस में इस दौरान मनीषा वाल्मीकि के रेप पर हत्या किए जाने के दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों ने हाथ में लिखी स्लोगन और तख्तियाँ लेकर मनीषा को न्याय दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला। तो वही लोगों ने आरोप लगाया कि रेप पीड़िता का शव माता पिता को देने के बजाय जला दिया गया। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि मनीषा के हत्यारों को फांसी दी जाए। साथ ही पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों को भी सजा होनी चाहिए जिन्होंने जानबूझकर इस घटना की लिपापोती की है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रशासन मनमानी पर उतर आई है। रात के अंधेरे में हाथरस पीड़िता का परिजनों के साथ जो अन्याय हुआ, ये ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। इस बाबत क्या कुछ कहा गुलाम रब्बानी रिजवी और सुनील, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम गुलाम रब्बानी रिजवी है। मैं ग्राम पंचायत चुनपार का ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, किस तरह का कैंडल मार्च निकाला है? जी, ये निकाला गया हसरत जो है, जहाँ गुड्डी बच्ची के साथ जो है 4 बदतमीज टाइप के बंदे जो है उसके साथ बलात्कार किए। ठीक है, हम सरकार से यही चाहते हैं कि उनके साथ न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, यही कहना है। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरे पिताजी का नाम सुरेंद्र राम है। ग्राम चुनपार, पोस्ट जीनपुर, तहसील सरली, जिला आजमगढ़ में निवासी है। आज किस तरह का कैंडल मार्च निकाला गया? कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया जो हाथरस में मनीषा बहन के साथ जो घटना हुई है उसी के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले थे। आज आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से बस हम यही मांग करते हैं कि आइंदा ऐसी घटना न हो और कड़ा से कड़ा कानून बना करके दोषियों को सजा दी जाए।
दोषियों को फांसी की सजा। जी, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में तत्काल राज प्रशासन लागू करने की मांग को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी और नेता पहुंची और प्रदेश में बढ़ती अपराध के संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश का हर जिला दुष्कर्म की घटनाओं से शर्मसार हो रहा है। अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी मशीनरी पूरी तरह फेल है। प्रदेश में लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं, गरीबों और वंचितों पर जुल्म हो रहे हैं तथा भाजपा सरकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश में राज प्रशासन लागू नहीं किया जाता तब तक इन पीड़ितों को न्याय मिलना असंभव है। इस दौरान डीएम कार्यालय पर नेताओं और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन भी किया। हमारी मांगे पूरी हो तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाथरस के बाद बलरामपुर में भी गैंगरेप की घटना को लेकर मामला तुल पकड़ता जा रहा है। एसीएस अवनीश अवस्थी और एडीजी प्रशांत कुमार जैसे अफसर भी बीते रविवार को पीड़िता के घर जाकर उनसे पूरे मामले की जानकारी करते हुए जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा जता चुके हैं। अब राजनीतिक नेताओं से लेकर तमाम धार्मिक संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारियों के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस क्रम में शिवसेना के प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह तथा हिंदू महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष अर्चना तिवारी ने भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मरहम लगाने का प्रयास किया। हिंदू महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष अर्चना तिवारी ने कहा कि बलरामपुर और हाथरस की बेटियों के साथ जिस तरह बर्बरतापूर्वक हैवानियत किया गया है वह योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में होने वाला सबसे बड़ा कलंक है। दोनों को बारी बारी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अर्चना तिवारी और अनिल सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। परिवार जो बताया हमें मीडिया के द्वारा तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आने पे हमें पीड़ित परिवार से इतनी जानकारी मिली है कि इसके सुनने के बाद अगर वो अपराधी हमारे सामने आ जाए तो वो प्रशासन पहले हम खुद ही उनको सजा दे दें। इतना दुराचार हुआ है बच्ची के साथ, अपराध हुआ है उसके साथ कि प्रशासन अभी तक चुप है। इससे हम दुखी हैं, बहुत दुखी है। एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े कांड पर? हम एक महिला होने के नाते यही चाहेंगे कि 8 दिन तक क्यों उसको जिंदा रखा गया है। उसको जो अब दोनों अपराधी हैं उन दोनों को चौराहे पे ले जाके उनके हाथ पैर कान काट के नपुंसक बना के उसी चौराहे बैठा दे उसको, ताकि जितनी हमारी बहन बेटियां वहाँ जाए उसको पत्थर मारे, ईंटा मारे, उसके ऊपर थूके। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस प्रशासन यहाँ का न्याय नहीं कर रहा है। हाँ, परिवार के ऊपर दबाव बना रहा है। दबाव बनाने पुलिस प्रशासन, अभी हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है अभी बहुत ढिलाई कर रहे हैं। उनको इतनी ढिलाई नहीं चलनी चाहिए, उनको तुरंत न्याय दिलाना चाहिए इस पीड़ित परिवार के लिए। योगी आदित्यनाथ सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ से हमारा यही मांग है कि इस पीड़ित परिवार का पूरी तरह से सहयोग करें, सहायता करें और उस बच्ची को न्याय दिलाए, इस परिवार को न्याय दिलाए। कैसी सहायता चाहती हैं आप? हम यही सहायता चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और जो इस घर में बच्चियां हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, वो पूरी जिम्मेदारी ले बच्चियों की। जो इस घटना के गुनाहगार हैं, दोषी हैं, उनको आप कैसी सजा चाहती हैं? उनको हम यही सजा चाहते हैं कि उनके दोनों हाथ पैर काट कर, कान काट के और नपुंसक बना के चौराहे बैठाया जाए। देखिए, लखनऊ से बलरामपुर की एक न्याय यात्रा है और ये बलरामपुर की बेटी के न्याय के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत बर्बरतापूर्वक उसके साथ ये कृत्य किया गया है और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश उस बेटी के साथ में है। जैसा कि प्रशासन ने किया, वो रिक्शे वाले को इस केस में अभियुक्त बना के भेज दिया जेल, और एक ड्रिप लगाने वाला मेडिकल कर्मी एक था उसको जेल भेज दिया और मुख्य अभियुक्त खुले घूम रहे हैं। मैं बलरामपुर के प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि किसका संरक्षण है, किस विधायक का, किस सांसद का, किस मंत्री का उन अपराधियों पर संरक्षण है और खुलेआम घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का चीरहरण हो रहा, ये बहन बेटियों का ही नहीं, ये 23 करोड़ जनता का चीरहरण है। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी राम राज्य की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हो रही हैं उससे लाइन ऑर्डर पर, कानून व्यवस्था पर सरकार फेल हो चुकी है। जितने बड़े पैमाने पर अपराध हो रहा है, जितने बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है,
तमाम जगह जगह से गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में बलरामपुर में इतना बड़ा जो घटना हुआ, इन सब के बारे में पूरे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के इज्जत अस्मत के बारे में आप क्या कहेंगे? इस सरकार से क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज बलरामपुर की ही या हाथरस की बेटी के साथ ये सब नहीं हुआ है। प्रत्येक जनपद में प्रायः ये घटनाएं हो रही हैं और सरकार सो रही है। मुख्यमंत्री, गोली की बोली बोलने वाले मुख्यमंत्री पूरी तरह से कानून व्यवस्था पर फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। बलरामपुर की घटना को लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बलरामपुर की घटना पे मैंने यहाँ के प्रशासन से कहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर इसका निवारण नहीं हुआ, उस बेटी को न्याय नहीं मिला, 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और साथ में जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। अगर 48 घंटे में ये सब न्याय सम्मत चीज़ें ना हों तो यहाँ महापंचायत 48 घंटे के बाद बुलाऊंगा और उस महापंचायत में न्याय अगर ना मिला तो न्याय को छीनने का काम हम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को हम बड़ी शिद्दत से बताना चाहते हैं कि ये सरकार दो मुही बात कर रही है। ये राम राज्य नहीं, गुंडा राज और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये हाथरस की घटना को लेकर जहां जनपद मुख्यालय पर राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो अब धीरे धीरे यह मामला गाँव में भी पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश भर में बहन बेटियों से हो रहे हैवानियत के खिलाफ आज पटेल चौक से लक्ष्मीराम वर्मा, आशीष यादव, राजेश कुमार के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल सैकड़ों लोगों के हाथों में दफ्तियों पर लिखा स्लोगन मनीषा को न्याय दो, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी आदि नारे लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों द्वारा निकाले जा रहे कैंडल मार्च में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। प्रशासन ने यह कहते हुए रोक दिया कि बिना परमिशन के कोई कैंडल मार्च नहीं निकाल सकता। इस बात को लेकर लोगों ने पटेल चौक पर ही कैंडल जलाकर हाथरस की बलात्कार पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ कहा हरिराम बागी समाजवादी पार्टी के नेता ने, सुनवाते हैं आपको। लोगों ने कैंडल मार्च निकालने के लिए कहा, आपने मार्च निकाला, इसके बारे में बताइए, आपने कहाँ कहा? हाथरस की घटना को लेकर के इस पटेल चौराहे पर काफ़ी नौजवान कैंडल मार्च निकालना चाह रहे थे। मैं जब आया हूं तो देखा हूं कि पुलिस ने जो है बलात् कैंडल मार्च निकालने से रोक दिया और नौजवान जो है अपनी जगह पे जो है शासन का निर्देश मानते हुए इसको यहीं से कैंसिल कर दिए। पुलिस ने क्या कहा आपसे कैंडल मार्च निकालने? पुलिस ने कहा कि आपने परमिशन नहीं लिया है, इसलिए हम मार्च निकालने नहीं देंगे। तो नौजवानों ने धैर्यपूर्वक उनके निर्देश का पालन किया है। फिर आप लोगों ने क्या कुछ प्रदर्शन किया वहाँ पे कि कुछ नहीं किया आप? नहीं, सभी लोग इकट्ठा थे और लोग प्रदर्शन, जो इनका रूट मार्च था पटेल से लेकर के मदियापार मोड़ तक जाने का, वो स्थगित कर दिया गया। आजमगढ़ में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी नेता प्रभु नारायण पांडे प्रेमी के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारियों द्वारा आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण कर उसे निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जिसका आजमगढ़ में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विरोध किया है और कहा कि इस मामले को लेकर 35 दिन से धरनारत हैं। इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानने को तैयार है और ना ही अपना निजीकरण का फैसला वापस ले रही है। इस वजह से आज से सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जिसकी सूचना कल ही सरकार को दे दी गई थी। अब इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी। कुछ नहीं चाहिए, बात उन्होंने सही कहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात चाहिए। हमको निजीकरण अब नहीं चाहिए, हमको निजीकरण। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में 5 दिन पूर्व हुई 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी पीड़िता के घर पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से हाल जाना और दर्द बांटा। इस दौरान उन्होंने 15 दिन के अंदर परिजनों के खाते में 1 लाख रुपए व 1 माह के भीतर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद रानी लक्ष्मीबाई योजना से दिलाने का भरोसा देते हुए कहा कि मैं कल पीड़िता से मिलने वाराणसी जाकर उससे मिलूंगी एवं उसका हाल जानूंगी। उन्होंने भी कहा कि इस तरह के अपराध क्षमा योग्य नहीं हैं। ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द सजा दे दी जाए, जिससे लोगों पर कानून का विश्वास जमा रहे। इसके लिए
मुख्यमंत्री से मिलकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करने की मांग कर पीड़िता के दोषियों को सजा दिलाने का काम करूंगी। क्या कुछ कहा डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने, सुनवाते हैं आपको। इसकी FIR हो गई है और बच्ची जो है वो एडमिट है वहाँ पर BHU में, लड़का गिरफ्त में है। और यहाँ पर बातचीत करके ऐसा पता चला कि वो बच्ची बड़ी क्लोज़ थी उस लड़के के और उसके नाते वो बड़ी होमली उस सबको ट्रीट करते थे और इस कारण से ये घटना घटित हुई। और इनके जो इसकी बहन से बातचीत मेरी हुई, बहन ने बताया कि ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके की घटना उस लड़के के माध्यम से हो जाएगी। और अब बाकी सभी लोग अवेयर हैं। पुलिस की कार्यवाही से परिवार संतुष्ट है, ऐसा उन्होंने बताया। और बच्ची BHU में है, उसको मैं कल देखने के लिए जाऊंगी। और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई कोष से मैंने DPO साहब से भी बात की है। उन्होंने बताया है कि लगभग 15 दिन में बच्ची का अकाउंट चूँकि नहीं है, इसलिए वो पैसा ट्रांसफ़र होने में समय लग रहा है। जैसे ही बच्ची का अकाउंट ओपन होगा, वो पैसा 1 लाख रुपए तुरंत और उसके बाद 2 लाख रुपया और उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाथरस की घटना को लेकर जहां जनपद मुख्यालय पर राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं अब धीरे धीरे यह मामला गांव में भी पहुंच गया है, जहां लोग पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। सरायमिर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव में भारी संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हाथरस की पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने व उसके हत्यारों दरिंदों को फांसी देने की मांग के साथ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस अवसर पर प्रेम सागर उर्फ भोला, विशाल, संगम, ऋषु, संजय, सूरज, संतोष, श्रद्धानंद आदि लोग मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में प्रभारी स्वाट टीम व कोतवाली पुलिस के संयुक्त अभियान में पुलिस ने अरुण यादव सहित 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी व 3 लाइसेंसी असलहे बरामद हुए हैं, जो दूसरे के नाम पर है। अरुण यादव सूद पर रुपया देता है, जिससे कई लोगों को बर्बाद कर चुका है और इसके ऊपर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो वही एसपी ने दूसरी घटना का खुलासा करते हुए कहा कि दीदारगंज पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। एसपी ने दोनों घटनाओं के बारे में क्या कुछ जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। दीदारगंज में 3 शातिर अभियुक्त पकड़े गए हैं और उनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक पुलिस मुठभेड़ हुई और इसके दौरान ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। ये शातिर अभियुक्त है, इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास है। सर, शहर कोतवाली में 2 युवक पकड़े गए थे, इनके पास से 2 असलहा है और ये सूदखोर भी हैं। अरुण कुमार यादव इनका नाम है। इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो पिस्टल के साथ इनका वीडियो एक वायरल हुआ है, वो पिस्टल भी बरामद हुई है और उनके ऊपर और कौन सी ठोस कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये कुछ दिनों से मुझे सूचना मिल रही थी कि जो अरुण यादव है, जो बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज भी हैं और सूद पर पैसे देने का काम करता है। बहुत सारे परिवार इसके द्वारा इस सूद के कारण बर्बाद हो गए हैं। बहुत सारी एप्लीकेशनें प्राप्त हुई थी। पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर इसका अभिसूचना संकलन किया जा रहा था और ये भी बताया जा रहा था कि ये अवैध असला भी रखता है और उसके आधार पर लोगों को डराता धमकाता है। जो सूचना कलेक्ट की गई उस पर कार्रवाई की गई और इसकी एक बिना नंबर की गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई, जिसके अंतर्गत 2 लोग उसमें पकड़े गए। एक इसका ड्राइवर था मुलायम और एक ये अरुण यादव था। इसके पास से 2 पंप गन बरामद हुई हैं और एक पिस्टल बरामद हुई है। सूचना ये थी कि इसके पास और भी अवैध पिस्टल है, लेकिन ये असला बरामद हुए, इन्हें सीज किया गया। इनका कोई कागज़ वो नहीं दिखा पाए और ना ही गाड़ी का कागज़ दिखा पाया। जहाँ तक सूचना है, ये गाड़ी जो इसने एक 14 के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी जनपद जौनपुर में, उसकी ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी और गाड़ी कुड़क ना हो इसलिए उस अपराधी द्वारा इसे अपनी कुड़की से 15 दिन पहले बेच दी गई थी, ऐसी सूचना है और इसके द्वारा उसका प्रयोग किया जा रहा था। वो बिना नंबर की गाड़ी है और बिना नंबर की गाड़ी से असला, अवैध असला लेकर चलने अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर बात है, जिससे ये अपराधी सिद्ध होता है।
इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अभी इसके विरुद्ध क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं और सूदखोरी के केसेस हैं, लोगों को घर बर्बाद करने के केसेस हैं, इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और उसके उपरांत इसकी जो प्रॉपर्टी है, इससे जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई है अवैध धंधे से, उसे जब्त किया जाएगा। प्रदेश के नामी माफिया और पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिप्पू की हत्याकांड का मुख्य आरोपी इस समय आजमगढ़ जेल में बंद है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह पर बीएलओ को धमकाने व दूसरे व्यक्ति से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मुकदमे में कुंटू सहित 6 लोगों पर और दूसरे मुकदमे में कुंटू सहित 3 लोगों पर मुकदमा जीएनपुर कोतवाली में दर्ज किया है। सुधीर कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए बीएलओ की ड्यूटी अपने हिसाब से लगाने के लिए कुंटू सिंह द्वारा फ़ोन किया जा रहा था और कुंटू सिंह पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ज्ञात हो कि कुंटू सिंह द्वारा जेल से ही अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए फ़ोन द्वारा लोगों को धमका कर करोड़ों व अरबों की संपत्ति अर्जित की है। क्या कुछ कहा एसपी ने, सुनवाते हैं आपको। इनसे ये सूचना मिल रही थी कि ध्रुव सिंह कुंटू सिंह जो कि प्रदेश स्तर का जो प्रदेश है उसके टॉप 10 माफिया में से एक है, वो लोगों को जेल के अंदर से धमकी दे रहा है और जो आगे जो लिस्ट वगैरह बनने वाली हैं चुनावों के लिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, उनमें अपने बीएलओज लगाने के लिए प्रेशराइज करता है। इसी तरह की सूचना पर 2 मुकदमे कायम किए गए हैं। एक मुकदमा जो ये बीएलओ की ड्यूटी लगा रहे थे उनके द्वारा कायम कराया गया है, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने उनसे बात कराई और उन्होंने इन्हें काम न करने के लिए जान से मारने की धमकी दी। उसका मुकदमा कायम किया गया है कुंटू सिंह और उनके आदमियों पर। और दूसरा एक और मुकदमा था जिसमें उन्होंने धमकी दी एक प्राइवेट व्यक्ति को कुछ काम ना करने के लिए और उनसे कहा कि अगर ये नहीं करोगे तो 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। उसके लिए भी एक मुकदमा कायम किया गया। कल थाना जीएनपुर में 2 मुकदमे कायम किए गए हैं और इन मुकदमों में जो लोग भी नामजद हैं, एक में 6 हैं और एक में 3 लोग नामजद हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे जाकर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जो उनकी संपत्ति होगी उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह से चुनाव को प्रभावित करना चाह रहा है? देखिए, चुनाव को अभी क्योंकि चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है और चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो मतदाता सूची की जो प्रक्रिया है, उनके लिए बीएलओ बनाए जा रहे हैं। उन बीएलओ को वो अपने मनमाफिक लगाने के लिए बनाने लिस्ट में सूची में डालने के लिए प्रेशर बना रहे थे और उसी तरह की ये एफआईआर हुई है। सर, कहाँ पे इस समय निरुद्ध हैं? देखिए, ये इस समय तो यहीं आजमगढ़ जेल में निरुद्ध हैं और माननीय न्यायालय के एक आदेश के तहत निरुद्ध हैं। इनका ट्रांसफर शासन ने थाना चित्रकूट जेल में किया था, लेकिन एक सुनवाई के तहत अभी यहाँ निरुद्ध हैं और बाकी कार्रवाई आगे की जाए। सर, जेल से धमकी दी जा रही थी, इसमें गंभीर मामला है, जेल पे कुछ देखिए उसके बारे में भी इसके दौरान विवेचना की जाएगी, किस मोबाइल से धमकी दी गई, क्यों दी गई और कहाँ किससे बात की। ये सारी चीज़ें विवेचना की चीज़ें हैं और बाकी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक चूक के चलते स्थानीय नगर पंचायत सहित सभी ग्रामीण इलाकों में रात 11 बजे से विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने से लोगों में हाहाकार मची हुई है। सभी कार्य ठप हो गए हैं, तो वही विद्युत विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों की विद्युत सप्लाई जारी है, जिससे आम जनता में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। विद्युत विभाग की 5 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को ध्यान में रखते हुए सभी सब स्टेशन को प्रशासनिक नियंत्रण में रखने का शासन द्वारा फरमान जारी किया गया, जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने महारथों के साथ अतरौलिया सब स्टेशन पर पहुंचकर अपना नियंत्रण जमा कर महारथों की तैनाती कर देने का दावा कर रहे हैं। तो ही प्रशासनिक नियंत्रण में सब स्टेशन हो जाने के बाद विद्युत कर्मियों ने 11 बजे रात से विद्युत सप्लाई बंद कर इसे सामान्य कटौती के ऊपर से होना बताकर अधिकारियों को गफलत में रखे हैं। अधिकारी भी रात 12 बजे से हड़ताल के प्रभावी होने की उम्मीद लगाए थे। विद्युत कर्मियों ने सप्लाई बंद कर जगह जगह से जम्फर आदि खोलना शुरू कर दिया, जिसकी भनक प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं लग पाई। 4-5 घंटे सप्लाई बंद होने पर जब नगर पंचायत तथा ग्रामीण इलाकों के लोग प्रशासनिक अधिकारियों जेई को फ़ोन कर सप्लाई चालू कराने की मांग करने लगे, तो अधिकारियों ने जब विभाग से लोगों से संपर्क करना चाहा तो धरने की बात उधर से कही गई, जिसके कारण नगर सहित सैकड़ों गाँव के लोग त्राही कर रहे हैं। इसी भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग बेहाल हुए हैं। अगर प्रशासन के लोग यथाशक्ति सप्लाई चालू नहीं कराते हैं तो लोगों का जनाक्रोश किसी भी समय भड़क सकता है। क्या कुछ कहा एसडीएम और तहसीलदार ने, आपको सुनवाते हैं। विभाग की जो स्ट्राइक है उसके लिए विद्युत आपूर्ति बंद है और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो चार्ज लेना था उसके लिए आपको क्या जहाँ कर रहे हैं, कैसे विद्युत आपूर्ति पूरी होगी इसके बारे में?
कि अतरौलिया में जो 132 केवी का पावर स्टेशन है, यहाँ पर आदित्य ट्रेडर्स प्राइवेट कंपनी है जिनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और उनके एसओ के जो ऑपरेटर हैं उनके द्वारा यहाँ पे चार्ज लिया गया है। 33 केवीए के जो सब स्टेशन हैं यहाँ पर अतरौलिया में 3 सब स्टेशन हैं और उन तीनों सब स्टेशन में बूढ़नपुर, मदियापार और अतरौलिया वहाँ पर ओरियन कंपनी के संविदा कर्मी तैनात हैं और उन सभी संविदा कर्मियों को यह सूचित किया गया है और ओरियन कंपनी के जो सुपरवाइज़र आलोक दुबे हैं उनको बताया गया कि तत्काल अपने संविदा कर्मियों को यहाँ पर उपस्थिति सुनिश्चित करें सब स्टेशन पर, जिससे कहीं कोई लाइन फॉल्ट होती है तो विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से चल सके। लगभग सर कब तक चालू हो जाएगी विद्युत आपूर्ति? इस समय 132 केवीए में अतरौलिया में भी चालू है, कोयलसा का जो 132 केवीए का पावर स्टेशन है वहाँ भी विद्युत आपूर्ति चालू है और 1-2 जगहों पर जैसे मदियापार में फॉल्ट हुआ है तो वो फॉल्ट बनवाया जा रहा है और जहाँ कहीं कोई फॉल्ट अगर संज्ञान में आता है तो तुरंत लाइनमैन को भेज करके उस फॉल्ट को ठीक कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर केंद्र पे हैं। यहाँ की लाइटें नहीं चल रही थी, आप यहाँ पे आए हैं, आके यहाँ पे जो है कुछ ऐसे फॉल्ट आए हैं जिसके कारण अभी जो है हम इसको सही करवा रहे हैं और हमने प्राइवेट अपने वो बुलाया है और देखिए अभी इमरजेंसी के लिए मैंने अभी हॉस्पिटल वाला तो चलवा दिया है और बाकी लोगों को भी मैं अभी तुरंत अपने प्राइवेट लोगों से सही करवा रहा हूँ और चलेगी ऐसी है। कुछ अंदाजा ही कब तक स्ट्राइक इन लोगों की रहेगी? स्ट्राइक के बारे में देखिए हमको नहीं मालूम, हमारे उच्च अधिकारी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन जो यहाँ की हमारी व्यवस्था है हम अतरौलिया फीडर को सही करवा रहे हैं और जल्द से जल्द हम इसमें बिजली प्रोवाइड करा दें। अतरौलिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 खानपुर फतेह निवासी उर्मिला देवी का कच्चा मकान भारी बारिश के चलते तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से गिर गया। घर में रखा हुआ सारा गृहस्थी का सामान भी उसी में जमीन तोज हो गया। नगर पंचायत में इन दिनों जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। इसके चलते कई मकानों के अंदर पानी घुस गया है। कल खानपुर फतेह निवासी उर्मिला देवी का मकान भी बारिश के पानी में गिर गया, जिसमें गृहस्थी का सारा सामान जलकर सारा सामान दबकर खाक हो गया। तो ही मवेशियों के लिए भी काफ़ी संकट सामने खड़ा हो गया, जिसकी वजह से परिवार काफ़ी चिंतित है। मकान के मलबे में दबे मवेशियों को किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। सुनवाते हैं उर्मिला देवी जो पीड़िता है क्या कुछ कह रही हैं। धर्मा कैसे आपका घर गिरा, इसके बारे में बताइए पूरा। साहब गिरल है, बरसात से गिरल है, बहिरा ना पौनी सामान भैंस गोरू कैसे छोड़ दिया, हमारा भाग चल दी सब सामान चोट लगी। चोट साहब ना के झूठ ना बोल। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अब नुकसान कितने बताएं, सामान नुकसान भाई जमाना तुम सामान नुकसान हो गया। गुजारी कोई अधिकारी आया देखने आपका घर गिरा हुआ? ना और क्या तो ना आया, अभी तक कोई नहीं आया। ना ही साहब झूठ ना बोलब। तो ये आपका कितने वर्ष पुराना घर है ये? अब कितना साल का हुई हो? हाँ। सोशल मीडिया पर खुद को सुभाषपा का अनुसूचित प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बताकर क्षत्रिय वर्ग की बहु बेटियां और हाथरस के डीएम एसपी के खिलाफ अशोभनीय बयान देने वाले के खिलाफ फुलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह मुन्ना संविदा ने उसकी जीभ काटकर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि उक्त वीडियो की जाँच कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए। जनपद के सिदारी थाना क्षेत्र अंतर्गत संविदा गांव निवासी व सुभाषपा प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि वीडियो में जो व्यक्ति क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहा है वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। सुभाषपा में सभी जाति धर्मों का समावेश है, जिन्हें समान भाव का सम्मान दिया जाता है। हालांकि सुभाषपा दबे कुचलों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाती है। इसी का लाभ लेने की गर्ज से उक्त मनोबल व्यक्ति द्वारा सुभाषपा का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वो हमारी पार्टी का सदस्य तक नहीं है। सुभाषपा को बदनाम करने वाले के खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं कर दी जाती तब तक शशि प्रकाश सिंह मुन्ना शांत नहीं होने वाला। उक्त व्यक्ति का जो भी जीभ काट कर लाएगा उसे मेरी तरफ से 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। समाज में जहर घोलने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके जेल में डालकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर देश की अखंडता बनाया जाए। शशि प्रकाश सिंह मुन्ना ने संविदा ने कहा कि उक्त व्यक्ति की जुबान बेहद लंबी हो चुकी है। अब ऐसी लंबी जुबान की आवश्यकता चिक समुदाय को हो। उक्त व्यक्ति जीभ को काटकर जो भी लाएगा उसे 1 करोड़ रुपये का